जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू में सीआईएसएफ पर्सनल की बस पर हुआ हमला। यूके का भारत के लिए सबसे बेस्ट फाइटर बनाने वाले टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव। चाफ रॉकेट्स के लिए इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने टाई अप किया डीआरडीओ के साथ। यूके पीएम का अनुमान अगले साल के अंत तक जारी रह सकता है यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट। और न्यू दिल्ली में इंडियन कंपनीज ने भारतीय रक्षा मंत्री और इंडियन आर्मी चीफ के सामने प्रदर्शित किए नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज सुबह जम्मू के सुंजवा में सीआईएसएफ पर्सनल की एक बस पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया था और इस हमले के दौरान आतंकियों के साथ वीरता से लड़ते हुए सीआईएसएफ के एएसआई एसपी पटेल वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और बाकी आज जिन दो आतंकियों द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया था तो उन्हें हमारी फोर्सेस ने सफलतापूर्वक एलिमिनेट कर दिया है। इस हमले को आज सुबह करीब 4:25 पर अंजाम दिया गया था, जिस समय सीआईएसएफ पर्सनल बस में सवार होकर अपनी मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटीज के लिए जा रहे थे। इसके अलावा कल जो जम्मू कश्मीर के बारामूला में ऑपरेशन लॉन्च किया गया था तो उस ऑपरेशन में अभी तक 2 और सुअरों को होरीफाइड कर दिया गया है। यानी कि कल से लेकर अभी तक इस बारामूला वाले एनकाउंटर में टोटल 4 सुअर होरीफाइड कर दिए गए हैं। और अभी जिससे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इस तरीके से पिछले 24 घंटे में अभी तक जम्मू कश्मीर से 6 सुअरों को सफाया किया गया है। और जैसे कि 24 अप्रैल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर हैं, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में भारत की फोर्सेस पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं और सुरक्षा के जो इंतजाम है उन्हें और भी मजबूत किया गया है। यूके प्राइम मिनिस्टर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के लीडर्स के बीच कई अलग अलग महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर अपने बीच के कॉर्पोरेशन को और एक्सपेंड करने को लेकर सहमति बनी है। जैसे कि यूके पीएम की तरफ से कहा गया है कि हमने नेगोशिएटर्स को कहा है कि वे भारत और यूके के बीच दिवाली तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दें। इसके अलावा भारत और यूके इंडो पैसिफिक रीजन के थ्रेट को काउंटर करने के लिए अपने बीच के कॉर्पोरेशन को और मजबूत करेंगे। और जबकि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी श्री हर्षवर्धन श्रृंगला की तरफ से बताया गया है कि इस दौरान भारत ने यूके पीएम के सामने खालिस्तान वाला मुद्दा भी उठाया था और इसके जवाब में यूके की तरफ से कहा गया कि वो भारत के इन सभी कंसर्न्स को लेकर सेंसिटिव है और वे इन इश्यूज पर जीरो टॉलरेंस को फॉलो करते हैं। और इसलिए यूके के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बताया गया है कि इन सभी इश्यूज पर भारत की मदद करने के लिए उन्होंने एक एंटी एक्सट्रीमिस्ट टास्क फोर्स को स्थापित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर बात करते हुए यूके प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि उन्हें इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई तत्काल अंत दिखाई नहीं दे रहा है और उनका मानना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट 2023 यानी कि अगले साल के अंत तक जारी रह सकता है। उनका यह भी कहना था कि रशिया के राष्ट्रपति यूक्रेन के लोगों के जज्बे को कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और बाकी उनका यह भी कहना था कि रशिया के मामले पे भारत की जो पोजीशन है तो वो पूरी तरीके से स्पष्ट है और उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इसके अलावा दोनों देशों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके साइबर स्पेस में जॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से अपने कॉर्पोरेशन को बढ़ाने के लिए बात कही है। इसके अलावा यूके ने भारत के तेजस MK2 और AMCA जैसे स्वदेशी फाइटर प्रोग्राम पर अपना सपोर्ट देने का प्रस्ताव भी पेश किया है। और यूके ने भारत के लिए अपने सबसे बेस्ट बैटल विनिंग एयरक्राफ्ट बनाने वाले टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव दिया है। वैसे अगर यूके वाकई में भारत को इस फाइटर प्रोग्राम में सपोर्ट करना चाहता है तो फिर तो जेट इंजन टेक्नोलॉजी से शुरुआत करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कभी होगा, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं यूके की जो पॉलिसीज हैं तो वो अमेरिका से ही प्रभावित हैं। और वैसे यूके प्राइम मिनिस्टर की इस भारत यात्रा से जुड़ा एक और बहुत ही कमाल का अपडेट ये भी सामने आया है कि उनकी भारत यात्रा के दौरान पहले गांधीनगर से हलोल के लिए रशियन हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वाले मामले के चलते ही यूके ऑफिशियल्स की तरफ से आग्रह किया गया था कि यूके प्रधानमंत्री के दौरे के लिए रशियन मेड हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल ना किया जाए। और फिर इसी वजह से रशियन बिल्ड Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को यूके प्राइम मिनिस्टर की यात्रा के लिए अमेरिका के शिनूक हेलीकॉप्टर्स से रिप्लेस किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने चाफ टेक्नोलॉजी के लिए डीआरडीओ के साथ टाई अप किया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि चाफ एक ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल दुश्मन की रडार गाइडेड मिसाइल से बचने के लिए किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि यूएस के बाद भारत दुनिया में ऐसा दूसरा देश बना है जिसने इस टेक्नोलॉजी को खुद से विकसित करने की एबिलिटी हासिल की हो। और डीआरडीओ की जो ये चाफ टेक्नोलॉजी है या यूँ कहें जो चाफ रॉकेट्स हैं ये 3 अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं। एक है शॉर्ट रेंज का चाफ रॉकेट, दूसरा है मीडियम रेंज का और तीसरा है लॉन्ग रेंज का। और सफलतापूर्वक यूजर ट्रायल्स के बाद इन्हें इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट भी किया गया है। और जबकि डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के लिए एक एडवांस चाफ कार्ट्रिज को विकसित किया है और जो कि दुनिया भर में उपलब्ध इसी सिमिलर चाफ टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांटेजेस के साथ आते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि गोवा में F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर्स के ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन से पहले बोइंग इंडिया के ऑफिशियल्स की तरफ से कहा गया है कि वे 2 सुपर हॉर्नेट फाइटर्स के मई-जून के महीने में भारत में ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस करने की तैयारी कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वे ये मानते हैं कि उनका F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 फाइटर इंडियन नेवी के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेबिलिटी लेकर आएगा।
बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से P-8I एयरक्राफ्ट लाया है। वैसे आपको क्या लगता है कि 100 में से कितने % चांसेस है कि F/A-18 को इंडियन नेवी अपनी जरूरत के लिए चुनेगी? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। यूएस कांग्रेस वीमेन इल्हान उमर के पीओके विजिट पर भारत के कड़े विरोध के बाद अभी हाल ही में इस मामले पर यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से कमेंट देखने को मिला है, जिसमें ANI न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के काउंसलर का कहना था कि ये इल्हान उमर की एक अनऑफिशियल पर्सनल विजिट थी और जो कि किसी भी तरीके से यूएस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि माओवादिस्ट के खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को और भी इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में करीब 20 हेलीपैड्स बनाए गए हैं और वो भी नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के साथ। और सीआरपीएफ ऑफिशियल्स के मुताबिक आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर इन हेलीपैड्स की संख्या और बढ़ाई जाएगी। और अभी जो 20 हेलीपैड्स बनाए गए हैं उनमें से 13 छत्तीसगढ़ में हैं, 4 उड़ीसा में और 3 झारखंड में, और वे सारे के सारे ऑपरेशनल हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जैसा कि पहले के डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन आर्मी की सर्विस में इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल्स जैसे महत्वपूर्ण इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग एक अपडेट ये सामने आया है कि आज 22 अप्रैल को न्यू दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, इंडियन आर्मी चीफ और आर्मी के अदर सीनियर ऑफिसर्स के सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था। और आज के डेमोन्स्ट्रेशन में टाटा मोटर्स, परफेक्ट मेटल इंडस्ट्रीज और रिवोल्ट मोटर्स ने अपने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पेश किया था। और रक्षा मंत्री ने इंडियन आर्मी के इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंडक्शन वाले इनिशिएटिव की सराहना की है और ये इनिशिएटिव फॉसिल फ्यूल्स पर से निर्भरता कम करेगा। और इंडियन आर्मी चीफ का मानना है कि भविष्य में ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही होने वाला है और इसलिए इंडियन आर्मी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के अलग अलग तरीकों को लीड कर रही है, और वो भी ऐसे समय पर जब दुनिया भर की आर्मीज अभी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने पर केवल विचार में ही है। और बाकी आज के आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्मी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने की योजनाओं को ब्रीफ भी किया गया है। और अभी के लिए इंडियन आर्मी 3 कैटेगरीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने की योजना बना रही है और वो 3 कैटेगरीज हैं कार्स, बसेस और मोटरसाइकिल्स की। और बाकी अगर आप मिलिट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ्यूचर के बारे में कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने इस टॉपिक पर वीडियो पहले बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी हाल ही में चंडीगढ़ में इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के पाइन वॉरियर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशंस के लिए एक जॉइंट टैक्टिकल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी और इस एक्सरसाइज में शिनूक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हुए थे। और इस दौरान इंडियन आर्म फोर्सेस की इन दोनों सर्विसेज ने अपने बीच के तालमेल और संयुक्त कौशल का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा भी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि भारत के सहयोग के साथ जापान यूक्रेन की मदद करना चाहता था, लेकिन भारत ने इस मदद से इनकार कर दिया था। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भारत ने यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता देने के लिए जापान के विमान को देश में उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। और अब इससे ही जुड़ा एक नया अपडेट ये सामने आया है कि भारत ने इस मीडिया रिपोर्ट में जो भी दावे किए हैं उन दावों को खारिज किया है और ये भी क्लियर किया है कि भारत ने यूक्रेन में मानवीय सहायता ले जाने वाले जापान के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मना नहीं किया था, बल्कि भारत ने तो मुंबई में लैंड करने की परमिशन दी है। और इसी मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्लियर किया है कि हमें जापान से रिक्वेस्ट मिली थी कि वे मुंबई में लैंड करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं ताकि वे यूक्रेन के लिए UNSCR डिपो से ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज को पिक कर सकें। और भारत ने जापान को अप्रूवल दे दिया है कि वे कमर्शियल एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके भारत से इन सप्लाईज को पिक कर सकते हैं। और साथ में सोर्सेज का ये भी कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए किसी भी इनकमिंग मिलिट्री या कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए जब परमिशन की बात आती है तो उसमें भारतीय रक्षा मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि इन मामलों में परमिशन भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी जाती है। हाँ, अगर कोई डिफेंस टू डिफेंस डीलिंग है तब उसमें रक्षा मंत्रालय की भूमिका आएगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज रशिया के राष्ट्रपति ने कीव पर इस बात का आरोप लगाया है कि उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को मारियोपोल में आत्मसमर्पण करने की अनुमति देने से इनकार किया है। वहीं रशिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वे मारियोपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट में ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर के लिए तैयार हैं। तो वहीं पीटीआई के साथ बात करते हुए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट काउंसलर का ये कहना था कि वो अमेरिका है ना कि रूस, जो कि यूक्रेन में युद्ध के बाद भारत का सबसे रिलायबल पार्टनर है और आगे भी रहेगा। और उनका यह भी कहना था कि मुझे ये लगता है कि आगे निकट भविष्य में रशिया का भारत के लिए एक रिलायबल पार्टनर बने रहना, तो इस मामले पर रशिया की क्षमता के बारे में उन्हें वास्तविक संदेह है। पर खैर, यूएस रशिया से ज्यादा भारत के लिए कभी रिलायबल पार्टनर साबित हो सकता है या नहीं, तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और बाकी अभी की स्थिति तो कुछ ऐसी है कि यूएस हर वो चीज करने के लिए तैयार हो सकता है जिससे उसे भारत का एक मजबूत साथ मिल जाए। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। तो आपको बता दें कि आज के दिन 2003 में 9 पैरा एसएफ के पैराट्रूपर संजोग छेत्री ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्प विनाश के तहत अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। और बाकी आज का ही वो दिन है जब 1970 में सबसे पहले अर्थ डे मनाया गया था। और बाकी आपके लिए आज का सवाल कि इंडियन आर्मी के पहले 5 स्टार रैंक ऑफिसर कौन थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और बाकी जाते जाते हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।